ओके ओके 1 2 3 4 हेलो हेलो हेलो। चलिए, ये लेआउट वाला पोर्शन हमारा हो गया। ये लेआउट वाला पोर्शन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, माइंस आपको मिल गया, आपको सारा एक प्लॉट मिल गया है, एक बहुत बड़ा ज़मीन मिल गया। अब आपको माइनिंग चालू करना है। ठीक है, जो बेंचमार्क वगैरह चालू करते हैं वो सब लेआउट में हमने पढ़ लिया कि कैसे बेंचमार्क बनाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक प्लॉट मिल गया। अब उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, घास फूस रहेंगे, छोटे मोटे जो भी रहेंगे फ्लोरा फौना, उसको क्लीन कैसे करना है, फिर कैसे माइनिंग को प्रोसीड करना है ओपन कास्ट माइंस में, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट वाला पोर्शन अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। ओपन कास्ट माइंस में किसी डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो पहला है, दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। कुछ स्टेजेस से हो करके गुजरेगा। ओके, सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस। जो भी ग्राउंड सरफेस है उसका प्रिपरेशन करना है। अब ग्राउंड में क्या रहेगा, जैसे इस इमेज में आप देखो, तो ये क्या है, हमारा ग्राउंड, हमको इस तरीके से ग्राउंड मिलेगा। अब इसको हम, ये जो झाड़ वगैरह दिख रहा है, इसे साफ करेंगे, पेड़ वगैरह साफ करके एक पूरा पहले मैदान जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एक बड़ा सा आपको ग्राउंड मिल गया, उसमें ये जो पेड़ पौधे रहेंगे, घास फूस रहेंगे, है ना, ये जो घास उगे हुए हैं, इस सबको अपन क्या करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद बेंच कट बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे होता है, जब भी हमारा ओपन कास्ट माइनिंग का प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, सबसे पहला स्टेज क्या है, स्टेजेस हम देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है कि ग्राउंड सरफेस का प्रिपरेशन करना, जैसे कि पेड़ को गिराना। ठीक है, पेड़ पौधे रहेंगे उसे गिराना, फेलिंग ऑफ ट्रीज, रिमूविंग स्टम्प्स। अब जो पार्ट बच जाता है, ये क्या हो गया, इस तरीके के, क्या कहते हैं इसको, स्टम्प कहते हैं। ठीक है, तो इसे हटाना। ठीक है, ये जो पेड़ का जो पार्ट बच जाता है, ओके, आपने पेड़ को तो काट दिया, लेकिन नीचे का जो पार्ट बहुत चौड़ा, मतलब मोटा पेड़ था, है ना, बहुत ज्यादा मोटा पेड़ था, तो पेड़ को तो आपने काट दिया, लेकिन जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन बहुत मजबूत रहता है, उसे हटाना। ओके, ये स्टम्प कहलाता है। तो पेड़ को गिराना, उसके स्टम्प को हटाना, ग्रबिंग, एम्प्टिंग ऑफ सीवर्स इफ नीडेड। ठीक है, ट्रांसफरिंग एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। ओके, कहीं अगर नाला वगैरह बह रहा है, ठीक है, सीवर्स बह रहा है, तो उसको खाली करेंगे। अगर कुछ एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है, ओपन कास्ट माइंस में कुछ एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है, तो उसे खराब करने के बजाय अपन क्या कर जाते हैं, उसका हम शिफ्टिंग कर देते हैं, कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और डाइवर्टिंग रिवर ड्रेनेज। ठीक है, कोई आसपास नदी नाला बह रहा है, तो वो डाइवर्ट करने लायक रहता है, तो उसे क्या करते हैं, हम डाइवर्ट कर देते हैं। तो हमें ग्राउंड जो सरफेस मिला उसका प्रिपरेशन चालू करेंगे। ओपन कास्ट माइनिंग चालू करने से पहले क्या करेंगे, ग्राउंड सरफेस का प्रिपरेशन करेंगे। जो भी पेड़ पौधे हैं उसे गिराएंगे, उसका जो स्टम्प्स बच जाता है उसे रिमूव करेंगे, है ना, जो झाड़ वगैरह है वो सबको क्या करेंगे, अपन हटाएंगे। अगर कुछ एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है, तो उसे कहीं और ट्रांसफर करेंगे। ओके, और डाइवर्टिंग रिवर ड्रेनेज, मेकिंग एंट्रेंस एग्जिट और वर्किंग ट्रेंचेस टू प्रोवाइड एक्सेस टू वर्किंग प्लेस और पिट। ये कहलाता है बॉक्स कट के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लाइन बॉक्स कट के बारे में बोल रहा है। सारा पेड़ पौधा हटाने के बाद, झाड़ी झंकाड़ी अपन सब कुछ हटा दिए। ठीक है, अब हटाने का तरीका आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये पेड़ पौधों को हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, झाड़ी वगैरह है उसको किस मशीन के हेल्प से हटाएंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो ये पेड़ पौधा सब कुछ हटा दिया, उसके बाद हमने ऐसे स्ट्रेंच बनाया वहाँ काम करने, मतलब बॉक्स कट मान के चलिए। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं बॉक्स कट क्या होता है। फिर बॉक्स कट बनाने के बाद मेकिंग बेंचेस फॉर मेजर स्ट्रिपिंग, therefore रिमूवल ऑफ ओबी एंड एक्सकवेशन ऑफ कंट्री रॉक। बॉक्स कट से कैसे बेंच वगैरह बनाते थे ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर बेंच वगैरह बनाने के बाद क्या करेंगे अपन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल, मिनरल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ओबी हटाया हमने, आखिरी तक क्या पहुंचे, मिनरल्स तक पहुंच गए, फिर उसका मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना चालू किया। फिर ऑक्सिलरी ऑपरेशन सच एज लेवलिंग ऑफ द वर्किंग एरियाज
एंड एलिमिनेटिंग ओवरहैंग्स। ठीक है, मिनरल्स हमने हटा लिया, तो फिर क्या, ये मिनरल हटा लिया तो यहाँ ओवरहैंग वगैरह कुछ बच गया, उसे खत्म करेंगे, और लास्ट में जो ये वॉइड एरिया बचा उसे रिक्लेम कर देंगे। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइंस का ये स्टेजेस हैं, इन स्टेज से हो करके ओपन कास्ट माइंस गुजरता है। तो सबसे पहला ग्राउंड सरफेस का प्रिपरेशन, मतलब पेड़ पौधों को हटाना, उसके बाद ऐसे स्ट्रेंच वगैरह बनाना जो बॉक्स कट कहलाता है, फिर उसके बाद बेंच का फॉर्मेशन करना, मिनरल तक पहुंचना, मिनरल्स तक पहुंच करके मिनरल्स को निकालना है ना, पहले ओबी हटाते हुए मिनरल्स तक पहुंचना। ठीक है, फिर मिनरल्स को हटाना, फिर अगर कुछ ऑक्सिलरी ऑपरेशंस दिख रहा है कि ये सब करना ज़रूरी है, जैसे हैंगिंग वगैरह है ना, ओवर हैंग वगैरह, इसे ठीक करेंगे, है ना, वर्किंग एरिया में कुछ लेवल करना है वो सब करेंगे। उसके बाद रिक्लेमेशन। ठीक है, लास्ट में जो भी एरिया हमने सरफेस माइनिंग से खराब किया था उसे रिक्लेम कर देंगे। ओके, तो ओवरबर्डन को अगर मैनुअल से देखें कैसे हटाया जाता है, तो सॉफ्ट मटेरियल लाइक अर्थ एंड वेदर रॉक आर कट बाय अर्थ कटिंग पिक्स। ठीक है, जो फावड़ा वगैरह आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये अर्थ कटिंग पिक से अपन क्या कर सकते हैं, मैनुअल, मैनुअल की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैनुअल सरफेस माइनिंग हो रहा है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, तो अर्थ कटिंग पिक से जो अपन फावड़ा वगैरह जानते हैं उससे ही मिट्टी हटा सकते हैं, अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो। ठीक है, 3 से 4 वर्कर इसमें यूज होते हैं, एक कटिंग करेगा और बाकी सब लोडिंग करेंगे। हार्ड रॉक की बात किया जाए, विच रिक्वायर ब्लास्टिंग, होल्स आर ड्रिल्ड। मैनुअल ओपन कास्ट में भी अगर हार्ड रॉक्स आ जाता है तो वहां अपन होल करते हैं, है ना, किसके मदद से, जैक हैमर की मदद से, हेक्सागोनल स्टील रॉड्स की मदद से। ठीक है, और छेनी वगैरह की मदद से। चीजर मतलब क्या होता है, स्लेज हैमर, छेनी हथौड़ा जो हम ठोकते हैं उसकी मदद से क्या करते हैं, ड्रिल होल करते हैं। उसके बाद होल किया, ब्लास्ट किया, जो ओबी निकला मैनुअल में, ओबी जो निकला उसे टिपिंग टब से 0.7, जो जिसे तसला बोलते हैं ना, बहुत लोग कुछ और बोलते होंगे, जो सर में उठा करके ले जाते हैं वर्कर लोग, वही टिपिंग टब हो गया। एंड होल्ड बाय डायरेक्ट और एंडलेस हॉलेज। ठीक है, मैनुअल में आप हॉलेज भी बिछा सकते हो, माइन टब, जिसमें ट्रैक में माइन टब रहता है। ठीक है, तो मैनुअल में ये कर सकते हो। इस माइन टब में ला करके मैनुअली हम क्या करेंगे, मटेरियल को गिराएंगे। ठीक है, फिर वो आगे चला जाता है। ये मैनुअल की बात हो रही थी। डंपिंग ऑफ वेवी एरिया इन द डंपिंग ऑफ वेवी इन द एरिया फ्रॉम विच कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड बैक फिलिंग। ठीक है, ये बैक फिलिंग का डेफिनेशन है, उस जगह पे ओबी को डंप करना जहां से कोयला निकाला जा चुका है उसे बैक फिलिंग कहते हैं। क्लियर है, तो ये मैनुअल है। मैनुअल अब ज़्यादा यूज होता नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल मैनुअल, ये ओबी का था, अब मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल करेंगे। तो एक्सपोज आफ्टर रिमूवल ऑफ ओबी इज ब्लास्टेड आफ्टर ड्रिलिंग होल। जो कोल एक्सपोज हुआ है ओबी निकालने के बाद उसे होल ड्रिल करके ब्लास्ट कर देंगे। होल ड्रिल का स्पेसिंग और बर्डन 1.5 टू 2.2 मीटर रहेगा, और उसका होल का डेप्थ रहेगा 1.2 टू 2.2 मीटर। और जो कोल अवेलेबल पर केजी ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, जैसे कि स्पेशल जिलेटाइन, इज जनरली 10 से 12 टन। ठीक है, मतलब 1 केजी एक्सप्लोसिव निकालने के लिए हमें कितना टन है, सॉरी 1 केजी एक्सप्लोसिव में हमें 10 से 12 टन कोयला मिल जाता है। ये सब मैनुअल की बात हो रही है ना। मैनुअल अब ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। क्लियर हो गया, इस तरीके से मैनुअल होता है। अब क्या है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में ओपन कास्ट वर्किंग हो रहा है वो सिर्फ मैकेनाइज से हो रहा है ना, बहुत कम जगह मैनुअल होता है। अवैध माइनिंग वगैरह क्या हो रहा है, मैनुअल हो रहा है ना। वो कुछ कुछ घटना होते रहता है, सुनते रहते होंगे आप। तो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग की बात किया जाए तो माइनिंग ऑपरेशन हैव बीन मैकेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ HEMM। जिस माइंस में HEMM यूज हो रहा है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, वो मैकेनाइज्ड कहलाता है। ठीक है, ओवरबर्डन में बी रिमूव बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोजर एंड स्क्रैपर इफ द रॉक्स आर सॉफ्ट। अगर रॉक क्या है, सॉफ्ट है, तो आप डोजर से ही उसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। डोजर डिग करता है ना। डोजर जब चलता है, इसका भी अपन वीडियो वगैरह देख लेंगे ताकि समझ में आए कि डोजर की हम बात कर रहे हैं तो डोजर कैसे काम करता है, स्क्रैपर की बात कर रहे हैं तो स्क्रैपर कैसे काम करता है। अभी वीडियो देखेंगे
प्रोसेस को डिस्कस करने के बाद, इन हार्ड रॉक ब्लास्ट होल्स आर ड्रिल्ड बाय वैगन ड्रिल्स एंड वेल होल ड्रिल्स एंड ब्लास्टेड विद एक्सप्लोसिव। सॉफ्ट रॉक को तो हम डोजर और स्क्रैपर से भी हटा सकते हैं, लेकिन हार्ड रॉक में भी आपका बड़े बड़े ड्रिल मशीन लगेंगे, जिससे वेल होल ड्रिल या वैगन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टेड रॉक इज लोडेड इनटू डंपर बाय डिपर शॉवेल और ट्रैक्टर शॉवेल। ठीक है, जो ब्लास्टेड रॉक रहेगा उसमें HEMM यूज हो रहा है, डिपर शॉवेल या ट्रैक्टर शॉवेल आपका डंपर में यूज होगा, है ना। HEMM कैसे यूज हो रहा है, जो आपने ब्लास्ट किया रॉक को उसे डंपर शॉवेल की मदद से हम किस में डाल रहे हैं, डंपर में। ड्रैग लाइन्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूव द ओबी ऑफ एल्यूवियम सैंड एंड सॉफ्ट रॉक। ड्रैग लाइन भी हम यूज करते हैं अगर सॉफ्ट रॉक रहा या एल्यूवियम सैंड, लेकिन अगर हार्ड रॉक रहा तो उसको पहले ब्लास्टिंग करके हम लूज करेंगे, उसके बाद ड्रैग लाइन यूज करेंगे। ठीक है, ड्रैग लाइन क्या है भाई, अगर सॉफ्ट रॉक है तो डायरेक्ट इतना बकेट उसका हेवी रहता है कि डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, उसको उठा करके फेंक सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड रॉक है तो हार्ड रॉक के केस में उसे पहले लूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसे पहले लूज करना पड़ेगा ब्लास्टिंग करके, फिर ड्रैग लाइन हैंडल करेगा। इक्विपमेंट कॉमनली यूज इन मैकेनाइज्ड क्वेरिंग फॉर ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग आर डिस्क्राइब बिलो। ये सबका अब हम वीडियो देखेंगे कि कौन सा मशीन कहाँ यूज होता है, कैसा होता है। ड्रैग लाइन ओनली ओबी के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ड्रैग लाइन सिर्फ ओबी के लिए यूज करते हैं, लेकिन बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है वो ओबी, सॉफ्ट रॉक और कोयला दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, ड्रैग लाइन सिर्फ ओबी के लिए, क्योंकि ड्रैग लाइन क्या करता है, मटेरियल को उठा करके फेंक रहा है ना, उसके नीचे आप डंपर लोकेट ही नहीं कर पाओगे। या तो डंपर में मतलब एक्सकेवेटर क्या करता है, मटेरियल को उठा के डंपर में डालेगा। ठीक है, तो हाँ ओबी के लिए यूज करता है। और अगर मल्टी बेंच है ना, बहुत सारे बेंच है, तो अपन सबसे नीचे वाला जो ओबी का बेंच है ना, मान लो मल्टी बेंच है, ठीक है, तो जो ये भी कोल है, ये भी कोल है, तो सबसे नीचे वाला जो सीम है, ठीक है, मल्टी सीम है, तो सबसे नीचे वाले सीम को ही के ऊपर ही ड्रैग लाइन लगेगा, ताकि मान लीजिए यहाँ लग गया तो ये तो ओबी से इसे भर देगा, तो नीचे वाले सीम्स को अपन कैसे काम करेंगे, है ना। इसलिए सबसे नीचे वाले सीम में ही ड्रैग लाइन लगता है। कोयले के ऊपर, कोयले के जस्ट ऊपर वाले ओबी को ही हटाता है। ठीक है, ड्रैग लाइन का ये फंडा है, कोयले के जस्ट ऊपर वाले ओबी को ही हटाएगा, है ना। या तो टेंडम में होगा, वो आगे वर्किंग में अपन पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, मैकेनाइज्ड में डंपर, शॉवेल, ये सब की मदद से अपन हटाते हैं मशीन्स में। अब देखिए इंट्रोडक्शन। सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक माइनिंग सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स शैलो डेप्थ। ठीक है, शैलो डेप्थ, सरफेस माइनिंग शैलो डेप्थ में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रिपिंग रेशियो कम होता है, हमें ओबी कम हटाना पड़ता है। ठीक है, a well designed layout is the most vital option to yield more production and productivity taking all consideration। ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑल्सो इकोनॉमिक। तो जब आप माइनिंग चालू करोगे तो सबसे पहला क्या करोगे, बुश क्लीनिंग, ग्रबिंग एंड स्कैरिफिकेशन। ठीक है, बुश क्लीनिंग मतलब क्या हो गया, ये आपको इतना जमीन मिल गया, जमीन में क्या मिलेगा आपको, जब माइनिंग आपको कोई एक लैंड मिल गया, ठीक है, तो वो लैंड ऐसा तो रहेगा, वहाँ घास फूस रहेंगे ही, है ना, ये पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, ये देख रहे हो। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, हमें इसे साफ करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या है, ये जो घास फूस आपको दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसे साफ करना है। तो द सरफेस माइनिंग एरिया में कंटेन सॉइल, एल्यूवियम, सॉफ्ट एंड वेदर रॉक एटसेट्रा ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल, जमीन है तो जमीन के ऊपर घास, ये सब, ये पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें खुद ब खुद उग जाती है। ठीक है, तो सरफेस में या तो मिट्टी होगा, एल्यूवियम, सॉफ्ट और वेदर रॉक होगा उसका सरफेस में। ऑन टॉप एंड बिलो द अर्थ सरफेस देयर में बी हार्डर रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, अब नीचे जैसे जाते जाएंगे तो हार्ड रॉक आना चालू होगा, मतलब इस तरीके का हमें ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, सबसे ऊपर मिलता है ह्यूमस, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, है ना, मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे ऊपर ह्यूमस रहता है, जो उपजाऊ मिट्टी के बोलते हैं जिसे। ठीक है, फिर टॉप सॉइल आता है। ह्यूमस मतलब जिसमें जड़ रहता है ना, पेड़ का जड़ रहता है। टॉप सॉइल, ये भी उपजाऊ मिट्टी रहता है। फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक और उसके बाद बेड रॉक आता है। ठीक है,
तो सबसे ऊपर वाले जो मिट्टी रहता है जिसमें पेड़ों का जड़ रहता है उसे ह्यूमस कहते हैं। फिर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट रॉक, उसके बाद बेड रॉक। इस तरीके से हम नीचे जाते जाते हैं और ये सारा कुछ हमें मिलते जाता है। In some cases below the surface soil there may be the presence of unconsolidated running sand, loose gravel, fractured and fragmented loose rock mass etc. सॉरी। कुछ केस में क्या होता है, ये जो अनकंसोलिडेटेड रनिंग सैंड मतलब जो कीचड़ जैसा रहता है ना, पानी के साथ जो बहता हुआ नजर आता है, मिट्टी क्या कीचड़ जैसा रहता है जो बहता हुआ नजर आता है। तो कुछ मान लो ऊपर आपका मिट्टी अच्छा मिल गया लेकिन नीचे कुछ ऐसा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल भी मिल जाता है कहीं कहीं। This necessitated the introduction of two type of excavator and excavation system। ठीक है, एक है अर्थ एक्सकेवेशन, दूसरा है ओवरबर्डन रॉक एक्सकेवेशन। अर्थ एक्सकेवेशन ये जो ऊपर वाले चीजों को हम हटाएंगे ना, ये कहलाएगा अर्थ एक्सकेवेशन। और फिर ये नीचे जो रॉक आएगा है ना, हार्ड रॉक आना चालू रहेगा, वो कहलाएगा ओवरबर्डन रॉक एक्सकेवेशन। है ना, हमने दो सिस्टम में, दो टाइप में इसे बांट दिया। एक तो हो गया अर्थ एक्सकेवेशन, ठीक है, ऊपर के जो हम सॉइल, टॉप सॉइल तक उठा रहे हैं वो क्या हो गया आपका अर्थ एक्सकवेशन। ठीक है और नीचे का जो हार्ड रॉक उठा रहे हैं उसे कहते हैं ओवरबर्डन एक्सकवेशन। नाम लिख दीजिए। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? ये ह्यूमस है, ठीक है, ये ह्यूमस है। उसके बाद आता है टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, उसके बाद है पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक, और उसके बाद है बेड रॉक। तो ऊपर के जो हम निकाल रहे हैं उसे अर्थ एक्सकवेशन कहेंगे और नीचे का जो रॉक वाला एरिया निकालेंगे उसे ओवरबर्डन रॉक एक्सकवेशन कहेंगे। बोथ द सिस्टम एक्सट्रैक्ट रॉक मास फ्रॉम इन सिटू रॉक, either dispose them by transport system or overcast them by suitable excavator like dragline and shovel। ठीक है, दोनों को ही हम हटाते हैं, चाहे या तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हटा दें या ड्रैगलाइन शॉवल की मदद से। मोस्ट ऑफ द माइनिंग एरिया एक्सक्लूडिंग सम ऑफ द बैरन माइनिंग एरिया कंटेन बुशेस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा which are required to be removed before commencing the mining operation। ठीक है, ज्यादातर एरिया में ये रहेगा ही रही, जंगल वगैरह रहेगा, है ना, झाड़ वगैरह रहेगा ही रहेगा, उसे हटाना है। ट्रीज को हम जनरली कट करते हैं पावर सॉस से, है ना, जो आरी होता है, पावर से चलने वाले आरी होते हैं, उससे कट कर सकते हैं, ट्रैक्टर से, और कभी कभी बुलडोजर से ढकेल करके गिरा देते हैं। ठीक है, ट्री को हम कैसे हटाते हैं, बड़े बड़े पेड़ को या तो आरी बहुत बड़ा है तो उसे आरी से काटते हैं, पावर सॉस जिसे कहते हैं, ट्रैक्टर या समटाइम्स बाई बुलडोजर, है ना, पेड़ को गिरा देते हैं। और जो स्टम्प बचता है, ट्री का स्टम्प बचता है, ग्रब्ड बाई बुलडोजर, शॉवेल, ड्रैगलाइन एक्सेट्रा डीपनिंग अपन द इक्विपमेंट। है ना, अब ये जो स्टम्प बच गया, स्टम्प बच गया, इसे या तो बुलडोजर की मदद से यहाँ गड्ढा करते हुए उखाड़ के फेंक देंगे, है ना, इसे या शॉवेल से ही उठाकर फेंक देंगे, है ना। और समटाइम्स क्या होता है, स्कैरी फायर यूज टू लूज द ग्राउंड अराउंड द स्टम्प्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्कैरी फायर यूज करते हैं। ठीक है, स्कैरी फायर में क्या होता है, इसके स्टम्प के चारों तरफ अपन इस तरीके से खोद देते हैं स्कैरी फायर की मदद से, जो है ना, एक मशीन जैसा रहता है जो गड्ढा करेगा जमीन में, उसकी मदद से अपन क्या करते हैं, ये चारों तरफ अपन इसको लूज कर देते हैं और उठा करके इसे फेंक देते हैं ना। चारों तरफ आप इसका मिट्टी को लूज कर दोगे तो क्या होगा, ये इसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और फिर ये उखड़ने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मिलेगा ही, झाड़ वगैरह उसको हटाना है, पेड़ वगैरह को पावर शॉ से काट देंगे, बुलडोजर से गिरा देंगे, इस तरीके की चीजें आएंगी। ठीक है, टॉप सॉइल आर आउटमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल दैट नेचुरली रिसाइड्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो टॉप सॉइल होता है, ठीक है, यहाँ तो ऊपर तो हरा वाला एरिया क्या दिख रहा है, ह्यूमस, मतलब जो झाड़ वगैरह होता है वो ह्यूमस कहलाएगा, है ना, जो झाड़ वगैरह है, जो घास वगैरह है वो ह्यूमस कहलाएगा। ठीक है, ह्यूमस के जस्ट नीचे टॉप सॉइल, जिसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं,
ठीक है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है टॉप सॉइल। ठीक है। उसके ऊपर क्या है, घास वगैरह है जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो टॉप सॉइल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल दैट नेचुरली रिसाइड्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला एरिया रहता है, लेयर रहता है, उसे टॉप सॉइल कहते हैं, है ना, जो अर्थ सरफेस के ऊपर रहता ही है। दिस टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंगली एंडेंजर्ड कमोडिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है। द थिकनेस एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ऑफ टॉप सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी अबव इट्स सरफेस एंड हाउ लॉन्ग इट हैज बीन अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है। इसका जो थिकनेस रहेगा, टॉप सॉइल का थिकनेस, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, पेड़ पौधे उगाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कितना दिन तक छोड़ा गया है, अनडिस्टर्ब छोड़ा गया है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, डिपेंड करता है कि टॉप सॉइल की मोटाई कितनी है। अब ये नहीं बोल, आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि टॉप सॉइल कितना मीटर तक होता है। हर जगह कंडीशन अलग अलग रहता है। ठीक है। कहीं 3 मीटर ही रहेगा, कहीं 5 मीटर, कहीं 10 मीटर, वो डिपेंड करता है कि वो जगह कैसा है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका थिकनेस, कि कितने समय तक उसे अनडिस्टर्ब छोड़ा गया है ना। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टॉप सॉइल का थिकनेस क्या होगा। As time passes, vegetation and animals will keep adding to the soil surface through decomposition, adding to its thickness. ठीक है। समय बीतते जाता है और जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, उसके क्या है, खाद जो बोलते हैं, उससे क्या मिलता है, टॉप सॉइल को खाद मिलते जाता है और इसका थिकनेस बढ़ते जाता है। ठीक है। Humus is the dark organic matter in soil that is formed by the decomposition of plant and animal matters. जो ह्यूमस है वो सॉइल के ऊपर जो डार्क वाला जगह होता है, जिसके में जड़ वगैरह रहते हैं, घास वास के, वो कहलाता है। ठीक है। तो ह्यूमस क्या है, डार्क ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, जो किससे होता है, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है। प्लांट और एनिमल जो रह रहे हैं उनका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, ह्यूमस। ठीक है। डार्क ऑर्गेनिक मैटर रहता है, याद रखना। इट इज अ काइंड ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिटेन्स मॉइस्चर इन द सॉइल। ये जो ह्यूमस है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सॉइल में यही मॉइस्चर बना करके रखता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसे हटाएंगे कैसे हम। देखिए ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये ऊपर के जो झाड़ हैं, पेड़ है, उसे हटाने का एक तरीका है। ओके। ये डोज़र की मदद से अपन हटा सकते हैं। इस तरीके का भी डोज़र होता है जो सिर्फ पेड़ पौधों को हटाने के लिए ही रहता है। ये लोडर हो गया, है ना, ये आपका लोडर हो गया, छोटे छोटे जो लोडर होते हैं। ये जेसीबी, जिसे बैकहो शॉवेल कहा जाता है, उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, पेड़ पौधे झाड़ों को हटा सकते हो। ठीक है। तो इसका अब इमेज देखते हैं, बुलडोज़र कैसे काम करता है, उसके बाद अपन देखते हैं। अच्छा सॉरी। दिख रहा है। एक मिनट यार, इसका साउंड नहीं आना चाहिए। सॉरी, साउंड ज़्यादा आ गया था, साउंड कम करता हूँ, फिर से चालू करता हूँ। साउंड नहीं आना चाहिए।
देखिए ये डोजर दिख रहा है ना, चेन डोजर रहता है, आगे में पुशिंग ब्लेड रहता है। अब ये जब चलेगा सरफेस में तो खुद ब खुद क्या करेगा, ये जितने भी पेड़ पौधे झाड़ है घास है सबको क्या करेगा, एक तरफ से लेकर के साफ कर देगा। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये जो पीछे आपको जो दिख रहा है ना, ये रिपर है। ओके, ये जो पीछे वाला पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है ये कहलाता है रिपर। खेती आप देखे हो, किसान लोग जो खेती करते हैं तो जो हल रहता है उसी का जो हल जैसा एक अरेंजमेंट जब हम डोजर के पीछे लगा देंगे, ये देखिए यही क्या कर रहा है, सारा जो घास फूस है उसे इस तरीके से साफ कर देता है। ठीक है, तो जब पहला हमारा जो चीज़ था कि कैसे हम बुशेस वगैरह को साफ करेंगे, तो इसी तरीके से क्या करता है, ये जब जमीन में चलेगा तो सारा पेड़ पौधे को साफ कर देता है। ठीक है, तो डोजर का क्या क्या काम है देखो, एक तो गड्ढा कर डिग भी कर सकता है, जो जमीन में क्या करता है थोड़ा सा एंगल में चलेगा तो वो क्या करेगा, डिग करेगा, है ना, गड्ढा करेगा वहां। देखो लेवल कर रहा है, ये अभी कर क्या रहा है, इसका जो आपको दिख रहा है ये क्या काम कर रहा है, जमीन है अनड्यूलेटिंग, है ना, जो जमीन है वो अनड्यूलेटिंग है, ये क्या कर रहा है, इसे बराबर कर रहा है। ओके, बराबर करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से बुलडोजर है। और ये जो पीछे वाला अरेंजमेंट है, रिपर जब भी आपको वर्ड आएगा तो ये याद रखना, ये पीछे में जो हल जैसा चीज लगा हुआ है डोजर के साथ वो रिपर कहलाता है। ठीक है, ओके, चलिए दूसरा वीडियो देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। तो डोजर का समझ में आया, डोजर काम कैसे करता है ना। एक तरफ से देखना चालू करते हैं सरफेस माइनर को, अभी हमें स्क्रैपर का जरूरत है। सब लगभग जानते हैं ये सब चीजें होती क्या है। बस म्यूट नहीं हो रहा है, फिर गड़बड़ हो जा रहा है मुझे। देखिए ये स्क्रैपर है, ठीक है, स्क्रैपर क्या करेगा, ये वाला एरिया कहलाता है बाउल। जब स्क्रैपर ये इस तरीके से आगे बढ़ता है, यहाँ एक कटिंग एज रहता है, तो ये क्या करेगा, जो भी जमीन का जो चीजें हैं जहाँ से ये कटिंग एज टकरा रहा है ना, टकरा रहा है, वो क्या करेगा, सब सॉइल को यहाँ इस बॉल में भर लेगा। फिर इसको बंद कर लेगा और एक किसी पर्टिकुलर जगह जा करके जहाँ हमें डंप करना है उस जगह पे जा करके क्या कर देता है वो, इसको फिर से खोलेगा और पूरा क्या करेगा, फैला देगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो घास फूस है उसे साफ कर सकते हैं, किसकी मदद से, स्क्रैपर की मदद से। ठीक है, देखो ये चल रहा है, यहाँ से देखो कटिंग हो रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया देखिए कटिंग हो रहा है और बॉल में पूरा मटेरियल भर गया। स्क्रीन के ऊपर कुछ है सर, हट गया हट गया, हटा दिया मैंने। ठीक है, ये कटिंग हो रहा है और ये बॉल में पूरा क्या हुआ, भर गया, एक पूरा एरिया को इसने काट लिया। अब बॉल को ऊपर कर लिया, अब कटिंग देखिए बंद है। ठीक है, अब ये क्या किया इसने, कटिंग जो एज है उसे ऊपर कर लिया है और जहां डंप करना है वहां फिर से खोल दिया, है ना, अनलोड कर रहा है। देखो अब क्या कर रहा है वो, बकेट को बॉल को ऊपर ही रखा है और उसने क्या किया, पूरा मटेरियल को अनलोड कर दिया। तो स्क्रैपर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, यह है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब इसमें खुद इसका चलाने के लिए इंजन लगा हुआ है। एक होता है ट्रैक्टर, मतलब ये सिर्फ पीछे वाला अरेंजमेंट रहेगा और आगे का अरेंजमेंट ट्रैक्टर से जुड़ा रहेगा। ये समझ में आ गया क्या हो रहा है ना, कटिंग एज नीचे जाता है और पूरा मटेरियल इस बॉल में भर करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जहां हमें अनलोड करना है वहां तक जा करके क्या करता है, उस मटेरियल को अनलोड कर देता है। ठीक है, ये था स्क्रैपर, डोजर हो गया, स्क्रैपर हो गया, है ना। अभी जो हमारे काम का चीज है वही अपन देखते हैं, ग्रेडर। ग्रेडर से भी आप कर सकते हो, सारा ही मशीन देख लेते हैं क्योंकि अपन अब क्या करने वाले हैं, सारे मशीन को। ग्रेडर क्या करता है, देखिए ग्रेडिंग का काम करता है ना, माल को मतलब जो भी मिट्टी है उसे क्या करता है, एक एक ही लेवल पे पूरा फैलाते हुए जाता है। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में आपने ग्रेडर तो देखा ही होगा, है ना, कि गिट्टी हम गिरा देते हैं,
फिर इसी ग्रेडर क्या करेगा, ये सारे गिट्टी को क्या कर रहा है, देखिए लेवलिंग कर रहा है ना, और ग्रेडर तो ग्रेडर एक तरीके से और क्या काम करता है, ग्रेडर रोड में झाड़ू लगाने का काम भी करता है ना। झाड़ू लगाने का काम कैसे करेगा कि मान लीजिए रोड में जो भी अनड्यूलेटिंग रहेगा है ना, रोड अगर अनड्यूलेटिंग रहेगा तो ग्रेडर क्या करेगा, उसे बराबर करते हुए चलता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरा जो धूल जैसा है उसे क्या करते जाता है, साइड करते जाता है। तो रोड आपका क्या होते जा रहा है, क्लियर होते जा रहा है ना। नीचे एक तो ब्लेड, कटिंग ब्लेड लगा रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे ना तो सब मशीन का कहीं ना कहीं नाम आएगा, यूज आएगा। इसमें भी देखो पीछे रिपर लगा हुआ है, ग्रेडर में भी क्या है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है तो ठीक है, ये रिपर है, ये रिपर इस तरीके से लगा हुआ है भाई, बहुत आवाज कर। हाँ, चलिए अब एक तरफ से हम क्या करते हैं, सारे मशीन को एक बार देख लेंगे, क्योंकि अब जब हम पढ़ेंगे तो सारे ही मशीन का यूज आएगा कि इस कंडीशन में हम ये मशीन यूज करेंगे, है ना। बेंच हाइट इतना है तो ये मशीन यूज करेंगे, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मशीन कैसा होता है, क्या काम करता है, जब आप ये जान जाओगे तो वहां आपको आसान होगा, है ना। सरफेस मैनर पहले देखते हैं, सरफेस मैनर कैसे काम करता है। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए ये जो मशीन दिख रहा है ना, ये सरफेस मैनर कहलाता है। अरे असल क्या मैं टच कर रहा हूँ तो साउंड आ जा, हाँ। सर ये जो दिख रहा है ना आपको, सरफेस मैनर जो काट करके छोड़ा है, इसे विंड्रो कहते हैं। और ये सरफेस मैनर का क्या था, टिथ था, है ना। ये जो सरफेस मैनर घूम रहा है, ये नीचे लगा रहता है, क्या है, मशीन के नीचे में ड्रम, देखिए ये क्या है, मशीन चल रहा है और मशीन के नीचे में क्या है, कटिंग ड्रम लगा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन में कटिंग ड्रम लगा हुआ है। और इस तरीके से कोयले को काट के जो वो छोड़ देता है, तो इसे कहते हैं विंड्रो, है ना। फुल स्क्रीन प्लीज सर, फुल स्क्रीन करेंगे, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है और वो म्यूट हो नहीं पा रहा है। ये विंड्रो कहलाता है, ठीक है, चल रहा है। और यहाँ कटिंग ड्रम है। समझ में आया, ये क्या समझ में आ रहा है, इसमें 4 क्रॉलर माउंटेड होते हैं, ठीक है। 4 क्रॉलर माउंटेड है, 1 2 आगे पीछे, है ना, 2 पीछे 2 आगे, और बीच में क्या रहता है, कटिंग ड्रम रहता है। तो ये इंडिया में अभी वो सिस्टम तो कहीं मैंने नहीं देखा ना सुना है कि कटिंग भी कर रहा है और मशीन में लोड भी कर रहा है, मतलब बगल में डंपर रहेगा, डंपर में लोड भी हो रहा है। ये इंडिया में अभी तक तो नहीं है ना। इंडिया में क्या चल रहा है अभी, या तो साइड कास्टिंग करेगा या काट करके ऐसे ही पीछे छोड़ देगा। और ये जो पीछे छूट रहा है ना, तो इसे कहते हैं विंडो। हाँ वही मैं बता रहा कि इंडिया में अभी ये विंडो सिस्टम ज़्यादा चल रहा है ना, कहीं भी लोडिंग वाला सिस्टम तो मैंने नहीं सुना। तो ये क्या हो रहा है, एक सिस्टम क्या होता है कि ये पीछे में एक बूम जैसा रहेगा, वो भी वीडियो में अभी दिखाऊंगा। पीछे में ये बूम जैसा रहेगा और बगल में डंपर भी चलते जाएगा और वो डायरेक्ट उसमें लोड कर देगा। क्वेश्चन उससे भी आता है और इससे भी आता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन में यही आएगा कि इसका टन पर आवर कितना प्रोडक्शन देता है ये, ठीक है। ये इतना मीटर काट रहा है, इतना कटिंग विड्थ है, डेप्थ इतना है, तो ये कितना टन पर आवर इसका प्रोडक्शन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए वो काट करके छोड़ दिया जो मटेरियल को, वो क्या कर रहा है, लोडर उठा करके फेंक दे रहा है। लोडर उठा करके क्या कर रहा है, टिपर में डाल रहा है और टिपर लेकर के चले जा रहा है।
चलिए चचा की बात ज़्यादा नहीं सुनते अपन, और एक दो वीडियो देख लेते हैं सरफेस मैनर में। कुसमुंडा माइंस में है, बिल्कुल कुसमुंडा में है, गेवरा में है, हाईली प्रोडक्टिव माइंस में ये सारा चीज़ चलता ही चलता है। देखिए ये जो एक ये साइड कास्टिंग कर रहा है ना, अब ये क्या कर रहा है सरफेस माइनर, यहाँ साइड कास्टिंग कर रहा है, मटेरियल काट रहा है, काट करके पीछे छोड़ नहीं रहा है, एक उसमें बूम लगा हुआ है, बूम से मटेरियल को साइड में गिरा रहा है, और ये जो है ये छोड़ रहा है, ये कहलाता है विंडो, है ना। तो ये फुली economic solution for the extraction of raw materials. Ideally, result in machines that meet the surface mining is replacing drilling and blasting. ये देखिए जो आप बोल रहे थे ना, तो ये सब फॉरेन कंट्री में यूज होता है। आज वाले चचा तो दिमाग खा गए यार, वो क्या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश फैफो कर रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था सब, मतलब आधे लोग तो सो रहे थे, मैं भी आधा घंटा पहले ही भाग गया, जो करना मतलब वो कुछ क्रिकेट के से रिलेटेड ही चीज़ें बता रहे थे जो चचा आए थे। कौन, स्टीव वॉ चाचा की बारे बात कर रहे हो ना, आज वाले चाचा, है ना। अरे यार ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश मार रहे थे, सब सर से ऊपर जा रहा था, तो पैसा बर्बाद हुआ कुल मिला के एससीएल का, तो कोई मतलब नहीं था। ज़्यादातर उन्होंने क्रिकेट के बारे में ही बताया कि मैं ये था, ये करा, वो किया, वो पूरा अपना गुणगान हो रहा था। बोले ठीक है। चच्ची चच्ची नहीं यार, 60 साल के चचा का क्या चच्ची लेके घूमेगा वो, तो खाली आदमी रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, यही सब कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ठीक है, देख लिए, कुछ खास नहीं था, कुछ खास रहता तो बताता, है ना। पूरा क्रिकेट के बारे में ही था कि वर्ल्ड कप में ये था वो था सब, जब मतलब उससे अपने माइंड से क्या रिलेशन यार जो उसको बुलाए थे। ठीक है कोई बात नहीं, 1.5 घंटा बर्बाद हुआ। ये जो हम देख रहे हैं सरफेस माइनर, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से कटिंग कर रहा है, अंदर बेल्ट कन्वेयर लगा है, और ये एडजस्टेबल बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट डंपर में लोड कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, डंपर में ले जा करके लोड कर दे रहा है। और इससे पहले जो हमने देखा था सरफेस माइनर का वर्किंग, वो क्या कर रहा था, काट करके पीछे छोड़ दे रहा था, फिर हम पेलोडर और टिपर या डंपर की मदद से क्या करते थे, उस कोयले को उठा करके फेंक देते थे, ठीक है। All over the world. This results in greater safety and an environmentally friendly mining operation. Cross-sloping of benches created by surface miners allow the mining areas to drain extremely well, ensuring that the material is as dry as possible. Per year, the surface miner is the main mining machine. Side casting allows for independent loading, which is देखो ये साइड कास्टिंग कर रहा है, ठीक है। areas with challenging weather conditions. Allows for independent loading, which per machine per year. The surface miner is the main mining machine. Side casting allows for independent loading, which is particularly important. Casting allows for independent loading, which is particularly important in air. ये इसको मैं दिखाना चाह रहा, 3 तरीका हमने देख लिया, ठीक है। एक था जो काट करके छोड़ दिया, वो था विंडो, फिर एक देखा हमने काट करके डंपर में लोड कर रहा है, वो था डायरेक्ट लोडिंग, है ना। अब ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, साइड कास्टिंग, साइड में एक हीप जैसा बना रहा है, तो हीप जैसा बनाने में फायदा क्या होता है कि इसे लोडिंग करने में आसानी होता है, ठीक है। तो सरफेस माइनर 3 तरीके से काटता है, ये ध्यान में देना है, और तीनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। डायरेक्ट लोडिंग से भी क्वेश्चन आया है कि डंपर लोड हो रहा है तो डंपर को एक्सचेंज करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसका प्रोडक्शन रेट बताइए। विंडो वाले में भी आया है कि काट करके विंडो छोड़ रहा है ना, तो इसका प्रोडक्शन रेट बताइए। तो ये सब जब हमको पता होना चाहिए कि कटिंग ड्रम यहाँ होता है ना, कटिंग ड्रम यहाँ है, उसका डेप्थ इतना है, ओके, और कटिंग ड्रम की चौड़ाई इतनी है, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि टन पर आवर में उसका प्रोडक्शन बताइए, ठीक है। तो 3 तरीके का समझ में आ गया, एक विंडो जो काट करके छोड़ रहा है, दूसरा डायरेक्ट डंपर में लोड हो रहा है,
और तीसरा क्या है, साइड कास्टिंग। ठीक है, तो इसको अब अपन हटाते हैं। सरफेस माइनर हो गया। अब देखिए अगला है वैगन टिपलर। जो आपका डंपर सॉरी माइंस में जो वैगन्स लोड होते हैं, जो बड़े बड़े मालगाड़ी जिसे बोलते हैं अपन आसान भाषा में, वो कैसे जब प्लांट में जाता है तो उससे कोयला कैसे निकाला जाता है ना, तो वो कहलाता है वैगन टिपलर। Designed in complete compliance with the latest RDSO G33 guidelines, these wagon tipplers work in tandem with the side-arm charger, a marshalling equipment capable of unloading up to 30 wagons in an hour. ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है वैगन टिपलर। क्या करेगा, एक एक वैगन जो एक एक डब्बा क्या आएगा, यहाँ आएगा और ये इसे क्या करेगा, पलट देगा। ठीक है, अभी वीडियो में देखिए, यही कहलाता है वैगन टिपलर। ठीक है, The working process of this train unloading system is meticulously worked out to provide comprehensive solution. The structure rotates on a compensated roller support system and is driven by hydraulic motors located at the end frame via a rack and pinion system. The tippler is a cylindrical shaped cage structure and consists of an entry and exit end frame, clamp girder, side beam, and rail platform. Each end frame is mounted on two pairs of rollers which are positioned at the base of the tipple. Wheel dribbers are provided in the tippler table to prevent inadequate tension of the wagons during tipping. Independent hydraulic locking cylinders are used to support the side of the car and clamp the wagon securely during tipping. These clamps accommodate and secure all types of wagons, including future DFC wagons. The tippler rotates up to 165 degrees to unload the material from the locker. To control and suppress dust generation. समझ में आया ये क्या कह रहा है। वैगन टिपलर में जाता है वैगन, फिर उसे 360 डिग्री नीचे बंकर बना हुआ है। ये जो कोयला गिरेगा ना प्लांट में, तो वो कहाँ जाके गिरता है, नीचे बंकर में। ओके, तो बंकर से फिर बेल्ट कन्वेयर के थ्रू आगे हैंडल होता है। तो वैगन टिपलर यही है, वैगन वहां जाएगा उस वैगन टिपलर में, और वो वैगन टिपलर क्या करेगा, उस वैगन को पूरा पलट देगा। ठीक है, नीचे जाके कोयला पूरा गिर जाएगा, फिर वो आगे जा करके बेल्ट कन्वेयर के थ्रू आगे चला जाएगा। Clean water dust separation system works automatically during discipline operation. After unloading, the empty mine returns to the tippler table. बस अब यही होगा, फिर वो ये वाला वैगन क्या होगा, आगे चला जाएगा, फिर पीछे से वैगन आएगा, फिर उसे टिपर करेगा, फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैगन टिपलर क्या करता है, आपके वैगन को पलटने का काम करता है। ठीक है, जिससे जो भी इसके अंदर कोयला रहेगा वो पूरा पलट जाएगा। पेपर हटाओ, माइनिंग ओवरव्यू, बकेट व्हील एक्सकेवेटर देखो। ठीक है,
जो दिख रहा है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, बहुतों ने देखा होगा, ठीक है। तो literally featured as a Decepticon in a Transformers movie. Here are the 8 biggest on our list. Welcome to Explain. Explain is getting its own channel, launched next Saturday, so go subscribe. 80 tons in one go, and lifted 7 meters off the ground. That's like lifting up an M1A2 Abrams tank plus a smaller one. But this mammoth is not the biggest on our list. Introducing the Caterpillar 6090 FS. We've seen excavators before, but before we go any further, hit that like button and don't forget to subscribe. On top of it. But this big guy isn't built for speed. So while it can carry an 18 million pound rocket, it moves at just 1.6 kilometers an hour. And when it's not loaded, it has a whopping top speed of 3.2 kilometers an hour. It has 2 operator cameras on opposite corners, so instead of reversing it, the driver just walks. कुछ भी दिखा रहा है बकेट व्हील एक्सकेवेटर की जगह, क्यों नहीं दिखाया बकेट व्हील एक्सकेवेटर? सॉरी, एक बार और देख रहे थे ना, कंफ्यूजन हो गया। ये जो are as heavy as a luxury cruise ship, and some of them are so huge they literally featured as a Decepticon in a Transformers movie. Here are huge, they literally featured. Cruise ship, and some of them are so huge they literally featured as a Decepticon in a Transformers movie. Here are the 8 biggest on our list. Welcome to Explain. Let's start with the Balaz 75710. When it comes to hauling tons of raw material, ये टाइम वेस्ट करेगा इसमें ना, पूरा सब कुछ दिखा दे रहा है, वही मैं भी बोल रहा हूँ, बकेट व्हील एक्सकेवेटर छोड़ के सब दिखा दे रहा है। चलिए इसको सेपरेट, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जब हम पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में देख लेंगे हम ना। बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या होता है? स्क्रैपर हो गया, ग्रेडर हो गया, बुलडोजर हो गया, रिपर। रिपर अभी देख लिया था हमने, जो डोजर के पीछे जो हल जैसा लगा रहता है वो रिपर कहलाता है। डोजर और ग्रेडर 2 के पीछे रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल, फ्रंट एंड लोडर और ग्रेडर। ग्रेडर देखिए ड्रैग लाइन देखते हैं। हाँ, ये ड्रैग लाइन, ये वीडियो मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये जब मैं NCL बीना प्रोजेक्ट में था तो फिर ये बनाया था, ठीक है। मेरा ही चैनल है लर्न विथ मोज। तो ये ड्रैग लाइन क्या है? ये ओबी हटा रहा है, कोयला एक्सपोज कर रहा है। इसमें देखिए 2 चीजें दिख रही है आपको, इसमें देखो उठा रहा है और उठा के साइड में बंद कर रहा है। तो ठीक है, इसमें हो क्या रहा है देखिए, इसको आप देखोगे, प्रमोशन नहीं चाहिए यार, एक तो अगर उसमें प्रमोशन करना रहता है तो 3 के ही सब्सक्राइबर रहते क्या। तो इसमें क्या है देखो, ये ओबी हटा रहा है, ठीक है। ओबी हटा करके कोयला एक्सपोज कर रहा है। जो कोयला एक्सपोज हो रहा है वो बैकहो शॉवेल है ना। ये बैकहो शॉवेल जो है वो क्या कर रहा है? कोयला एक्सपोज वाले कोयले को हटा रहा है ना। और ओबी क्या कर रहा है? यहाँ से हटा करके कोयले वाले बेंच को हटा कर, ओबी बेंच को हटा करके कोयले को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। इसका साउंड आएगा, वही तो दिक्कत है। चलिए, इसमें तो मैंने सुना है। ये आप जो ड्रैग लाइन देख रहे हैं, ये 249624 का आता है, 96। ठीक है, ड्रैग लाइन को अपन कैसे डिसाइड करते हैं? ठीक है, इसका बूम जो हाइट है, बूम का जो हाइट है और इसका जो कैपेसिटी है, उससे अपन ड्रैग लाइन को डिनोट करते हैं। जैसे 96 मीटर क्या है? बूम का हाइट है। और ये बकेट का कैपेसिटी कितना है? 24 मीटर क्यूब, 24 क्यूबिक मीटर। 24 क्यूबिक मीटर इसका बकेट का कैपेसिटी है। मतलब आप अगर कहोगे कि ये ड्रैग लाइन, मतलब ड्रैग लाइन को बताओगे कौन सा ड्रैग लाइन है, तो 9624 ऐसे इसको डिनोट किया जाता है ना। 96/24, 96 क्या डिनोट करेगा? 96 मीटर। 96 मीटर का बूम है और इसका बकेट का कैपेसिटी कितना है? 24 क्यूबिक मीटर। ये हमेशा अपने से नीचे लेवल वाली मिट्टी को उठाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ खास है कि नहीं, देख लो। ये तो समझ में आ गया कि नीचे, अपने से नीचे लेवल वाले मिट्टी को उठा रहा है और ये
वो कर रहा है ना। और एक तो देख लेते हैं। साइड कास्टिंग कैसे करता है। हाँ, इस इमेज में देखो ये हो क्या रहा है यहाँ कि कोयले वाले पोर्शन से मिट्टी हटा रहा है और इधर डिकोल्ड एरिया है। ये क्या है, यहाँ पहले से कोयला निकाल चुके हैं, उस जगह पे मिट्टी हटा करके रख रहा है। साइड कास्टिंग यही है। वर्किंग देखेंगे, बिल्कुल देखते हैं, रुको एक और वीडियो में। साउंड असल में प्रॉब्लम कर दे रहा है ना, वो बोल रहा है तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, साउंड से कमजोर हो जा रहे हैं। बताओ, धोखा दे दिया। म्यूट कैसे होगा, ठीक है आप लोग ये वीडियो देखो, जब तक मैं एक कैसे म्यूट होगा वो पूछ लेता हूँ। ये केबिन के अंदर से वीडियो लिया गया है। ओके, देखो ये कोयले का बेंच है, उसके ऊपर का वो भी सारा ये हटाएगा, है ना। हेलो, ये म्यूट कैसे होगा। हाँ, इससे रिमोट से रेड वाला कौन सा। अरे म्यूट कैसे म्यूट करेंगे उसको। हाँ, अरे यार ये लोग तो ठीक है, एक मिनट ना। हाँ, क्या बोल रहे थे। हम्म, अच्छा हाँ, चलो मिल गया मिल गया मिल गया। अब पिया की याद नहीं आएगी, ठीक ठीक ठीक। तो पूरा माहौल बना दिया था यार अभी तो समझ में आ रहा है, ये देखो वर्किंग है ना, ये साइड कास्टिंग कह हो रहा है पूरा ऐसा पढ़ाई में रोज करूं यार। देखो एक्सीडेंट था ये, ठीक है। क्या कर रहा था वो, अगर अपन केबिन से देखे तो क्या हो रहा था, पूरा मिट्टी उठा रहा था और वो ले जा करके, ये देखो है ना, ये डंप एरिया है, यहाँ डंप किया इसने। और अब कहाँ जा रहा है ये, जहां से मिट्टी उठाना है उसे। ओके, ये समझ में आ रहा है। ये इसके नीचे क्या है। देखो ये क्या कर रहा है, ये इसने इस ये जो हो रहा है ड्रैगिंग कहलाएगा, ठीक है। देखो ये जो खींच रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ड्रैग कर रहा है। ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना, ठीक है। ड्रैग रोप ये है, इसके मदद से ये क्या कर रहा है, ड्रैगिंग कर रहा है। ओके, तो बकेट भी सॉरी ड्रैग लाइन में क्या होता है, ये ड्रैगिंग हुआ। ओके, अब ये जो उठाया, इस वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, होइस्टिंग कहते हैं। ये याद रखना, जब हम पढ़ेंगे तो ड्रैगिंग और होइस्टिंग याद रखना, ठीक है। अब होइस्टिंग के बाद स्विंग हो रहा है। अब ये कहाँ, डिकोल्ड एरिया में जहां हमको डंपिंग करना है वहां स्विंग हो रहा है, ठीक है। स्विंग हो करके जो डिकोल्ड एरिया है वो देखो हीप बन रहा है, ओबी का हीप बन रहा है, जहां हम क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है, एक ओबी का हीप बन रहा है। तो समझ आया ड्रैग लाइन का वर्किंग। ड्रैगिंग याद रखना, यहाँ क्राउडिंग नहीं है, यहाँ क्या है, ड्रैगिंग है, ठीक है। एक और वीडियो देख लेते हैं ड्रैग लाइन का। ड्रैग लाइन का बकेट देखिए कितना, इसमें दो बड़े बड़े कार आ जाएंगे, ठीक है। ना इसका सिर्फ बकेट है ना, इतना बड़ा बकेट है जिसके अंदर दो बड़े बड़े कार आ सकते हैं। एप्लीकेशन इसका, ये ओबी डायरेक्ट कास्टिंग करने के काम आता है। यहाँ डंपर का यूज नहीं हो रहा है, किसी का यूज नहीं हो रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, ओवरबर्डन को डायरेक्ट डिकोल्ड एरिया में फेंक दे रहे हैं, है ना। ये है ड्रैग लाइन,
ठीक है, ये सिर्फ बकेट के बारे में इतना कुछ दिखा रहा है कि बकेट इतना बड़ा होता है, ये सब कुछ दिखा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इसका बकेट होता होगा, है ना। उसके सामने आदमी कितना छोटा दिख रहा है। ये बकेट के अंदर का देखिए। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गया। ये तो सिर्फ बकेट बकेट का ही दिखा रहा है। चलिए बकेट को देख के अपन क्या कर लेंगे। ड्रैग लाइन जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसका जो वर्किंग वाला वीडियो है वो देखें। कुल मिला के हमें ओवरव्यू जैसा मिल गया कि ड्रैग लाइन करता क्या है ना। वो डिकोल्ड एरिया से वो भी उठाया और ले जा करके वहाँ पे एक और अच्छे से वीडियो होना चाहिए ड्रैग लाइन का। जल्दी से देख लेते हैं 2 मिनट में और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। ये सब क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने हाइट के बेंच में कौन सा मशीन यूज होगा। जब आप इस तरीके का वर्किंग देख लोगे ना तो वहाँ इमेजिन करने में आपको ईजी होगा। ये देखिए, ये वीडियो में शायद अच्छा से दिखाएगा। हाँ, स्प्रेडर का क्या काम, बिल्कुल स्प्रेडर भी पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, क्या कर रहा है वो, वहां से कोयले के ऊपर से ओबी उठा रहा है और ये डी कोल्ड एरिया में फेंक रहा है। ठीक है, ड्रैग लाइन का वर्किंग समझ में आ रहा है। क्या कर रहा है वो, उसके नीचे कोयला है, कोयले वाले एरिया से के ऊपर से ओबी को उठाया उसने और यहाँ ला करके डी कोल्ड एरिया में फेंक दिया। ये डोजर से बैठने के लिए इसको इतना लेवल बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ड्रैग लाइन उसके ऊपर बैठ सके। ठीक है, ये जहां से कोयला निकालना है वहां से ओबी उठा रहा है और जहां कोयला से निकल चुका है वहां ले जा करके ओबी को फेंक दे रहा है। देखिए अब ये समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, वो जो ओबी निकाल रहा है उसके नीचे क्या हमें दिख रहा है, कोयला। ठीक, तो कोयले के जस्ट ऊपर वाले ओबी को ये क्या कर रहा है, उठा करके हटा दे रहा है डायरेक्ट। यही इसका क्या पूछे थे आप, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यही है कि उठा करके ओबी को फेंक दे रहा है। अब इसके बारे में डिटेल में जब ड्रैग लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्प्रेडर ना। स्प्रेडर क्या करता है, स्प्रेडर क्या करता है ना, ये आगे पीछे कैसे होता है। हाँ, इसके चलने का मैकेनिज्म होता है आगे पीछे जो है वो दो तरह, एक तो क्रॉलर माउंटेड, छोटा ड्रैग लाइन है तो वो क्रॉलर माउंटेड होता है। ठीक है, और बड़ा ड्रैग लाइन है, वो वीडियो शायद हम नहीं देख पाए ना, वो भी होगा इसी में। नहीं नहीं, शिफ्ट नहीं किया जाता, वो बैसाखी जैसा रहता है। उसके साइड साइड में क्या रहता है, इस तरीके के दो ठो निकला रहता है। ठीक है, जब वो बस ये जो जब नीचे ग्राउंड में प्रेस होता है तो उसका जो सेंटर वाला बॉडी है वो उठ जाता है। ठीक है, फिर बैसाखी जैसा वो आगे बढ़ जाता है। मेढक, हाँ वही। तो उसको अपन देखेंगे अभी, वो ड्रैग लाइन का वॉकिंग सिस्टम जरूरी है, जब ड्रैग लाइन पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ देखेंगे, बल्कि अभी देख लेते हैं। ये स्प्रेडर होता है। स्प्रेडर का काम क्या है कि कोयले को यार्ड में इस तरीके से स्प्रेड करना। नाम से ही क्या पता चल रहा है, स्प्रेड। ठीक है, फैला देता है। ये जो वहां से बेल्ट कन्वेयर यहाँ चलते रहेगा, बेल्ट कन्वेयर से वो कोयला को लेगा और क्या करेगा, यार्ड में इस तरीके से फैला देगा। ठीक है, स्प्रेडर। देख रहे हो, चलिए ये तो सिर्फ इमेज दिखा रहा है, काम कैसे करता है ये नहीं दिखा रहा। हाँ अब दिखाया सर। ये इस तरीके से घूमता भी है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना वो एक जगह फिक्स नहीं रहता है, इस तरीके से 90 डिग्री वो घूम सकता है ना। एक जगह हिप बन गया तो फिर इस तरफ घूमेगा, फिर यहाँ हिप बनेगा, फिर इस तरफ से घूमेगा। चलिए वर्किंग तो इसका दिखा नहीं रहा है कि काम कैसे करता है, एक बार दिखा दे। ये कंट्रोल पैनल देख के क्या करेंगे।
और वर्किंग नहीं दिखाया, चलिए वर्किंग के लिए दूसरा वीडियो देखते हैं, और वीडियो होगा तो स्प्रेडर का और वीडियो है। हाँ ये देखो, इसमें आपको क्लियर होगा, ये बेल्ट कन्वेयर चल रहा है। बेल्ट कन्वेयर से ये क्या करता है, कोयला ले लेता है, जो भी मटेरियल है, कोयला हो और हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ जो बेल्ट कन्वेयर चल रहा है ना, बेल्ट कन्वेयर में और आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो वहां से उठा ले रहा है। उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि कोयला अब उसमें शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आ रहा था, इससे कोई जो और है वो कहाँ चला गया, उसमें शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ इसने और या जो भी मटेरियल है, ओबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको इसने यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से ट्रांसफर करके क्या करेगा, ये इस वाले बूम में ले जाएगा। दो ठो बूम आ गया, एक ठो कोयले को या और को उठा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, ये देखिए स्प्रेड कर रहा है। मतलब इमेज क्लियर हो रहा है ना, देखिए यहाँ से स्प्रेड करते करते वो क्या कर रहा है, डंप कर रहा है। ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ये ओबी के लिए है, ठीक है। कोल को भी करता है, ओबी को भी करता है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ओबी कटिंग नहीं करता, ये बेल्ट कन्वेयर से बस मटेरियल को लेकर के स्प्रेड करता है। कोल को भी करता है, बिल्कुल, है ना, ये कटिंग का काम नहीं करता। हाँ, बकेट व्हील एक्सकेवेटर से जो कोयला आता है इसी तरीके से बेल्ट कन्वेयर से, तो वो क्या करेगा, वो एक जगह स्प्रेडर को हम इस तरीके से फिक्स करेंगे कि मटेरियल इसमें ट्रांसफर होकर के एक इस तरीके से स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इमेज ये क्लियर हो रहा है क्या है। कोल को स्प्रेड क्यों करते हैं, कोल यार्ड में आप कोयले को क्या करोगे, फैलाओगे, तभी बहुत ज़्यादा, इतना मिलियन टन कोयला आप निकाल रहे हो, तो उसको रखने के लिए क्या बड़ा सा जगह चाहिए, है ना। एक जगह आप एक जगह इस तरह के रखेंगे तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। फैला करके रखोगे तो क्या है, आपको जगह बनेगा, ठीक है। एक मिनट, और एक ठो वीडियो है, उसको भी देख लो। एक और वीडियो है, देख लो। अच्छा, उसमें क्लियर हो गया होगा आपको। ये स्लो हो गया है। देखो ये क्या कर रहा है, बंकर में ढकेल रहा है, ठीक है। ये एक बंकर है, ओके। बंकर में मटेरियल को ढकेल रहा है, फिर मटेरियल क्या है, बेल्ट कन्वेयर से ट्रांसफर होकर के ये यहाँ आया, ठीक है। ये बेल्ट कन्वेयर से ट्रांसफर होकर यहाँ आया, ये जा रहा है, मटेरियल जा रहा है ना। सब जगह मतलब सिस्टम लगा है, ये शॉवेल डायरेक्ट बंकर में डाल रहा है, वो भी बेल्ट कन्वेयर, मेन बेल्ट कन्वेयर में सारे मटेरियल जा रहे हैं। हाँ, स्प्रेड करने से स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, जितना कॉम्पैक्ट रहेगा ना कोयला, उतना स्पॉन्टेनियस हीटिंग कम होगा। अब ये क्या है, स्प्रेडर ये है, जो मेन मटेरियल, जो बेल्ट कन्वेयर से स्प्रेडर क्या किया, यहाँ से मटेरियल उठा लिया, है ना। वहाँ से मटेरियल उठा करके क्या करेगा, ये यहाँ ला करके डंप कर रहा है, ठीक है। डंपिंग में डायरेक्ट चला जा रहा है मटेरियल। तो स्प्रेडर का यही काम होता है, मटेरियल को स्प्रेड करना, ठीक है। समझ में आ गया स्प्रेडर क्या होता है। ये देखिए, या तो बंकर के थ्रू हो सकता है ना, बंकर के थ्रू इससे फिर बेल्ट कन्वेयर में जा रहा है, बेल्ट कन्वेयर से एक जगह स्प्रेडर लगा है जो मटेरियल को ले करके स्प्रेड कर दे रहा है, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है, इसको फास्ट किया। देखो ये कोल है ना, कोल का स्प्रेडर इस तरीके से है। देखिए ये बकेट व्हील एक्सकवेटर है, बकेट व्हील एक्सकवेटर में स्प्रेडर इस तरीके से जुड़ा रहता है ना। बकेट व्हील एक्सकवेटर क्या कर रहा है, कोयले को काट करके बेल्ट कन्वेयर में भेज रहा है, बेल्ट कन्वेयर क्या कर रहा है, और कोयला यहाँ से भी आ रहा है ना। डंपर शॉवेल वाला भी कोयला आ रहा है बंकर से बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है। बंकर से बेल्ट कन्वेयर से ये यहाँ आया,
फिर यहाँ स्प्रेडर लगा है, ये जो आप कोयला पूछ रहे थे, ये कोयले को स्प्रेड कर रहा है। देखो इस तरीके से बेल्ट कन्वेयर से स्प्रेडर में आया, और स्प्रेडर क्या कर रहा है, इस तरीके से पूरा कोयले को स्प्रेड कर दे रहा है। ठीक है, ये बकेट व्हील एक्सकवेटर है। बकेट व्हील एक्सकवेटर तो मोटा मोटी क्लियर हो गया कि क्या होता है स्प्रेडर, है ना। मतलब कुछ वर्ड आएगा तो वहां नया नहीं रहेगा हमारे लिए कुछ। ओके, फ्रंट एंड लोडर शॉवेल, ये शॉवेल देख लो एक। बहुत स्लो हो गया यार। कॉस्ट तो यार करोड़ों में रहता है इसका। ठीक है, शॉवेल देखो इस तरीके का शॉवेल रहता है ना, इसे कहते हैं डिपर शॉवेल। ये नीचे से खुलता है इसलिए इसको डिपर शॉवेल कहते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये हाइड्रोलिक शॉवेल है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोलिक शॉवेल। हाइड्रोलिक शॉवेल में क्या है, ये हाइड्रोलिक से चलता है। ओके, ये क्या किया, यहां से उठाकर जो यहाँ लोड लिया, ये कहलाता है स्विंग एंगल। जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में स्विंग एंगल आएगा तो वहां कंफ्यूज मत होना, है ना। इसने क्या किया, यहाँ से माल उठा करके जो यहाँ लोड किया वो स्विंग एंगल है। ठीक है, इस तरीके से स्विंग एंगल जब आएगा तो वहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से भी लोडिंग दे सकता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ओके, ये देखो लोडिंग दिया इसने, एक यहाँ से दिया, दूसरा यहाँ से दिया, तीसरा यहाँ से दिया। 3 से 4 बकेट में लोड हो जाना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि इसका कितना बकेट का साइज हो और इसका डंपर का ऐसा साइज हो कि 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 4, वैसे 3 है तो बहुत अच्छा है ना, कि 3 बकेट में वो डंपर यूज हो जाए, सॉरी डंपर क्या हो जाए, पूरा भर जाए। ठीक है, अब रोप शॉवेल देखते हैं। ये तो था हाइड्रोलिक शॉवेल। हाँ, ये देखो स्विंग एंगल क्या हुआ, बढ़ गया। अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये क्या हुआ, स्विंग एंगल कितना बढ़ गया, है ना। अगर यहाँ हम डंपर रखेंगे तो स्विंग एंगल कम होगा, मतलब उसका साइकिल टाइम अच्छा होगा। और वही इसको 180 डिग्री स्विंग करना पड़ रहा है तो साइकिल टाइम हमारा अच्छा नहीं है। वो सब आगे पढ़ेंगे, साइकिल टाइम, स्विंग एंगल, ये सब आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रोप शॉवेल का। ये रहा रोप शॉवेल आपका। ये क्या है, वो भी रिमूव के लिए होता है। नहीं नहीं, कोयला भी इससे उठाया जाता है शॉवेल से। ठीक है, शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से कोयला भी उठाया जाता है। तो क्लियर इमेज नहीं आ रहा है क्या, आएगा आएगा। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कहलाता है रोप शॉवेल। इसमें देखिए बकेट किससे अटैच है, रोप से, है ना। रोप से यहाँ पीछे आकर के अंदर ड्रम वगैरह लगे हुए हैं, उससे अटैच है। ठीक है, रोप शॉवेल। और इसका बॉटम डिस्चार्ज रहता है इसलिए इसको डिपर शॉवेल भी कहते हैं। ठीक है, बॉटम, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है, खुलता है। क्यों, कैसे खुलता है, यहाँ ट्रिप वायर लगा रहता है, उसको अपन जब खींचते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन खुल जाता है। क्लियर इमेज नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, और देखते हैं आगे, शायद अच्छा आता हो। देखो ये जो अब क्या कर रहा है, वेट कर रहा है डंपर के आने का। अब यहाँ डंपर आएगा, क्रॉलर माउंटेड होता है। इसका क्वालिटी का दिक्कत है। सेम फंक्शन ड्रैग लाइन जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रैग लाइन अपने से नीचे लेवल का मटेरियल को उठाता है, और ये क्या कर रहा है, अपने से ऊपर लेवल के मटेरियल को उठा रहा है। ठीक है, ये देखो ये बेंच है, इमेजिन कर पा रहे हो, ये बेंच है। ओके, और ये फ्लोर में बैठा हुआ है। शॉवेल कहाँ बैठा है, फ्लोर में है।
ठीक है, ये सामने के बेंच को उठा रहा है। अब डंपर आया, डंपर, ठीक है, डंपर आकर के जस्ट उसके नीचे लगेगा। ठीक है, अब ये वेट कर रहा है, ये डंपर क्या कर रहा है, वेटिंग, है ना। ये डंपर क्या कर रहा है, वेट। अब वहां लोडिंग चालू हो गया, देखिए नीचे वाला पोर्शन खुलेगा। नीचे वाला पोर्शन खुला, किससे खुला, ये जो वायर आपको दिखा होगा एक तो वो ट्रिप वायर है, ठीक है। वो उसको अब जब हमने खींचा तो वो खुल गया। इसका फंक्शन ड्रैग लाइन जैसा नहीं है, क्योंकि इसे डंपर में लोड कर रहा है, और ड्रैग लाइन क्या कर रहा है, डायरेक्ट फेंक देता है। वो स्विंग हुआ, ठीक है, जो क्राउडिंग बोलते हैं ना, जो अपना बकेट को मटेरियल की तरफ ले जाना, क्राउडिंग, फिर उसके बाद होस्टिंग हुआ, फिर स्विंग हुआ, है ना। स्विंग होकर के डंपर में इसने देखिए यहाँ फिर इस वायर से क्या किया, नीचे का बकेट को खोल दिया। अब ये फिर स्विंग कहलाया। अब ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हो कि बकेट को आगे की तरफ ले जाना, ये कहलाता है क्राउडिंग, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ये क्राउडिंग हो गया। अब क्या हो रहा है, होस्टिंग हो रहा है, मतलब बकेट को ऊपर उठाना, होस्टिंग। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्विंग हुआ, और ये स्विंग होकर के फिर हमने क्या किया, 3 बकेट में डंपर को पूरा फुल भर दिया। ठीक है, फिर अपना ऑपरेशन में वो जा रहा है। तो समझ में आया, ये होता क्या है, डिपर शॉवेल ये कहलाता है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स वगैरह आप मशीनरी में पढ़े होंगे, और शॉवेल पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में और कुछ दिखाया है क्या, नहीं। अब ये डंपर जो वेट कर रहा था इस तरफ भी उस डंपर को हम लोड दे दे रहे हैं। ठीक है, ये डिपर स्टिक कहलाता है ना, ये पार्ट्स तो आप जानते होंगे। ये डिपर स्टिक कहलाता है, ये बकेट है, वो शॉवेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बूम है, बूम से क्या है, ये रोप आया है, ठीक है, ये हॉइस्ट रोप कहलाता है जो ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, और डिपर स्टिक की मदद से वो क्या होता है, क्राउडिंग वाला एक्शन, मतलब बकेट जो आगे तरफ बढ़ता है ये डिपर स्टिक की मदद से बढ़ता है। ठीक है, रोप शॉवेल ज्यादातर आपका इलेक्ट्रिक ही मिलेगा, है ना। हाइड्रोलिक आपके डीजल ऑपरेटर हो सकते हैं, रोप शॉवेल इलेक्ट्रिक ही ज्यादातर रहता है। तो ये रोप शॉवेल भी हो गया। अब कौन सा मशीन हमारा बचा, रिपर, बुलडोजर, ग्रेडर, स्क्रैपर, रोप शॉवेल, फ्रंट एंड लोडर एक बच गया। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिक है ना, ये शॉवेल क्या है, हाइड्रोलिक शॉवेल है। ठीक है, इसका पूरा बकेट ही खुल जा रहा है, फ्रंट एंड लोडर। नहीं, ये फ्रंट शॉवेल एक्सकवेटर है, फ्रंट एंड लोडर एक्चुअल में पेलोडर होता है ना। ये फ्रंट शॉवेल एक्सकवेटर है। तो ये देखिए, ये क्या है, डीजल ऑपरेटेड। पीछे आपको कहीं कोई तार वगैरह नहीं दिख रहा होगा, है ना, पीछे कोई आपको वायर, रोप नहीं दिख रहा है। ये हाइड्रोलिक शॉवेल है और डीजल ऑपरेटेड शॉवेल है। इसका फायदा क्या होता है, इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मोबिलिटी मतलब कि इससे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा, मतलब प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है, लेकिन रिलायबल वो ज़्यादा है, मतलब मजबूती में देखा जाए तो प्रोडक्शन वो ज़्यादा अच्छा है ना। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसका डीमेरिट ये है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोलिक शॉवेल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया, वही चीज़ आ रहा है बार बार, तो इसको बार देखने से कोई फायदा नहीं। ये शॉवेल एक्सकेवेटर, ठीक है, एक मिनट, फ्रंट एंड लोडर एक बार मैं दिखाना चाह रहा ना आपको।
फ्रंट एंड लोडर ये होता है, ठीक है। जो फ्रंट एंड लोडर अगर कहीं आपको वर्ड समझ में आएगा तो वो क्या होता है, ये होता है जो अपन लोडर, ये जिसे हम बुलडोजर बाबा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, तो ये सब अपना फ्रंट एंड लोडर ये कहलाता है। जहाँ कहीं भी आपको फ्रंट एंड लोडर की बात किया जाए तो अपन छोटा तो लोडर देखे हैं अपने म्युनिसिपालिटी में भी देखे होंगे, है ना, तो आजकल बुलडोजर बाबा जिंदाबाद चल रहा है, उसमें देखे होंगे। तो ये है फ्रंट एंड लोडर का बड़ा रूप। माइंस में क्या होता है, बहुत ही बड़ा फ्रंट एंड लोडर रहता है जो डायरेक्ट डंपर में 100 टन के डंपर में डायरेक्ट लोड होता है, ठीक है। तो अगर फ्रंट एंड लोडर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये एज्यूम करना है, ठीक है। कैट, कैटरपिलर और कोमात्सु, देखिए ये क्या कर रहा है, फ्रंट एंड लोडर। इसका फंक्शन इस तरीके से है ना, उंगली से भी होता है, दोनों जॉयस्टिक भी रहते हैं, और ये उंगली से इस तरीके से भी फंक्शन उसका किया जाता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड लोडर से अपने को ये समझना है। ये देखिए, ये तो लोडर जानते ही हैं आप, है ना, इसका छोटा रूप आपने देखा होगा, लेकिन माइंस में जैसे कुसमुंडा, गेवरा, ये सब बड़े बड़े माइंस हैं, वहाँ ये लोडर 10-15 मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव मशीन है। क्यों? क्योंकि इसे कहीं भी ले जा करके लगा दो, सबसे अच्छा। बस आपका स्लिपरी फेस नहीं होना चाहिए, जो फेस है वहाँ पानी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टायर माउंटेड रहते हैं फ्रंट एंड लोडर, और टायर माउंटेड होने के कारण क्या होता है, स्लिप करता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड लोडर ये होता है। क्योंकि फ्रंट एंड लोडर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सामने से क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, फ्रंट एंड से लोड कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रंट एंड लोडर। देखिए क्या उठाया मटेरियल को, और सामने के एंड से क्या करेगा, लोड करेगा, ठीक है। पे लोडर, इसको आसान भाषा में और पे लोडर भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड लोडर ये होता है। चलिए, फ्रंट एंड लोडर हो गया, ड्रैग लाइन हो गया, स्प्रेडर हो गया, है ना। लगभग सारा मशीन हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे का क्या क्या पढ़ना है हमें। तो कौन सा मशीन कैसा होता है, कैसे काम करता है, ये से सारा चीज हमने देख लिया, है ना। अब देखिए, सॉरी, हाँ, सरफेस माइनिंग। कैपेसिटी के हिसाब से अगर सरफेस माइंस को बांटा जाए तो अगर 0.0 to 1 मिलियन टन है तो उसे लो कैपेसिटी माइंस कहा जाता है। 1 to 5 मिलियन टन कैपेसिटी की माइंस है, मतलब उसका एनुअल प्रोडक्शन अगर 1 to 5 मिलियन टन हो रहा है तो उसे मीडियम कैपेसिटी का माइंस कहा जाता है। और 5 से एबव जो भी अपना प्रोडक्शन हो रहा है किसी माइंस में, तो वो क्या कहलाता है, हाई कैपेसिटी का माइंस, ठीक है। ये समझ में आ गया। लो कैपेसिटी माइंस किसे कहा जाता है, 0 to 1, 1 to 5 मीडियम, और हाई कैपेसिटी 5 एंड एबव, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, मतलब ध्यान रखिए, 0 से 1, 1 से 5, 5 से ज़्यादा। अब देखिए जो हमने पढ़ा है ना, कि मटेरियल को जब कितना डिस्टेंस तक, अगर अगर कितने डिस्टेंस में कौन सा मशीन यूज करेंगे, है ना। टॉप साइल को हम रिमूव कर रहे हैं, जिसका थिकनेस है 0 to 3 मीटर। हम क्या कर रहे हैं, जो टॉप सॉइल था, ये जो टॉप सॉइल था, ये टॉप सॉइल को रिमूव कर रहे हैं, जिसका थिकनेस है 0 से लेकर के 3 मीटर। ओके, तो कंडीशन इसने दे दिया है कि अगर ट्रांसपोर्टिंग डिस्टेंस है 0 से 200 मीटर, 200 मीटर तक हमें टॉप सॉइल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो कौन सा मशीन यूज करेंगे, तो या तो डोजर यूज करेंगे या फ्रंट एंड लोडर स्टार्टिंग फ्रॉम लो प्रोडक्शन कैपेसिटी माइन एंड एबव, ठीक है, 0 से 200 मीटर। फ्रंट एंड डोजर क्या कर सकता है, मटेरियल को घसीट करके 200 मीटर तक ले जाएगा और वहां छोड़ देगा, ठीक है। जो हमारा टॉप सॉइल है उसमें क्या करेगा, डोजर डिग करते हुए 200 मीटर तक ऐसे घसीट करके ले जाएगा और वहां जाके छोड़ देगा। फ्रंट एंड लोडर भी क्या करेगा, अपने बकेट से उठाएगा, 200 मीटर तक जाएगा, वहां छोड़ देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर 0 से 200 मीटर, 200 मीटर बहुत कम हो गया है ना, 200 मीटर ही जाना है, तो 200 मीटर तक तो डोजर ढकेल कर भी ले जा सकता है। तो अगर टॉप सॉइल को हम रिमूव कर रहे हैं और उसका रिमूव करने का डिस्टेंस है 200 मीटर दूर ले जा करके हम उसे हटा रहे हैं, तो या तो डोजर यूज कर लीजिए या फ्रंट एंड लोडर,
और अगर ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस 200 से 500 मीटर, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर पहुंच गए हम, तो वहां आपको स्क्रैपर यूज कर सकते हैं। स्क्रैपर फिलहाल इंडिया में नहीं यूज हो रहा है, लेकिन स्क्रैपर होता है, कैसा काम करता है वो हमने देख लिया है ना। तो 200 से 500 मीटर तक जब हमें डिस्टेंस है वो भी हटाने का, तो वहाँ स्क्रैपर यूज कर सकते हैं फॉर लो प्रोडक्शन कैपेसिटी माइन। इट इज ऑलवेज बेटर इफ द स्क्रैपर मशीन इज हायर्ड। ठीक है, अगर लो प्रोडक्शन कैपेसिटी माइंस है तो स्क्रैपर को बाहर से हायर कर लीजिए। फॉर मीडियम एंड हाई कैपेसिटी माइन इट शुड बी परमानेंटली डिप्लॉयड, इफ रिक्वायर्ड रिपर में बी डिप्लॉयड। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो रिपर भी आप यूज कर सकते हो अगर कहीं हार्ड आ रहा है तो, है ना। अब स्क्रैपर के लिए आप ब्लास्टिंग तो करोगे नहीं, स्क्रैपर के लिए आप क्या करोगे, अगर हार्ड आ रहा है मटेरियल, है ना, हार्ड आ गया तो पहले रिपर से उसे क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। रिपर की मदद से क्या किया हमने, इसे लूज कर दिया, फिर स्क्रैपर लाया और स्क्रैपर की मदद से बॉल में मटेरियल को डाला और 200 से 500 मीटर दूर गए और मटेरियल को स्प्रेड कर दिया। तो स्क्रैपर का हमने अभी फंक्शन देखा कैसे काम करता है। तो जब 200 से 500 मीटर की दूरी तक हमें ले जाना है मटेरियल को, तो वहां स्क्रैपर यूज होगा। 500 मीटर से ज्यादा, है ना, आधा किलोमीटर से ज्यादा, तो डंपर का यूज हम करेंगे। फ्रंट एंड लोडर अभी देखा लास्ट में हमने, फ्रंट एंड लोडर कैसा होता है, और रियर डंपर, इसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मतलब लोडर डंपर में लोड करेगा और डंपर आधा किलोमीटर से ज्यादा, मतलब 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना भी दूर ले जा करके डंप कर देगा। तो समझ में आया। बहुत ही कम डिस्टेंस है तो डोजर से ढकेल करके ले जा सकते हैं। 200 से 500 मीटर का डिस्टेंस है तो स्क्रैपर यूज कर सकते हैं। 500 से ज्यादा डिस्टेंस है तो फ्रंट एंड लोडर और डंपर के कॉम्बिनेशन से हम उस मटेरियल को हटा करके कहीं ले जा करके डंप कर देंगे। ठीक है, और ड्रिल का अगर सिलेक्शन करना है तो ये सारा बहुत कुछ डाटा दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत हार्ड रॉक है तो परकसिव रोटरी परकसिव ड्रिलिंग करेंगे, मीडियम हार्ड रॉक है तो रोटरी परकसिव और रोटरी परकसिव ड्रिल सब करेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ डाटा है, इसको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसके एक बार बस रीडिंग मार लीजिएगा ना, इतना अपन थ्योरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब ड्रिलिंग का डाटा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब देखिए बेंच का हाइट कौन से किस जगह पे किस तरीके का मशीन यूज करेंगे, है ना। अगर बेंच का हाइट 0 से 10 मीटर है, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी टॉप सॉइल हमने हटा लिया, है ना, अब हम बेंच फॉर्मेशन कर रहे हैं। टॉप सॉइल हटने के बाद क्या हो गया, बेंच फॉर्मेशन। तो बेंच फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बेंच का हाइट यदि हम 0 से 10 मीटर रखेंगे तो कौन सा मशीन यूज होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में इस तरीके का क्वेश्चन आया भी है ना। तो 0 से 10 मीटर का अगर हाइट है तो फ्रंट एंड लोडर और रियर डंपर के कॉम्बिनेशन, ठीक है, लोडर फ्रंट एंड लोडर और रियर डंपर का कॉम्बिनेशन, या तो फिर शॉवेल और रियर डंपर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, नैनी रॉक फॉर्मेशन। और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को अपन रेल ट्रांसपोर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर लंबा दूर तक ले जाना है तो रेल ट्रांसपोर्टिंग। मतलब 3 ऑप्शन आपको दे दिया, है ना। 0 से 10 मीटर हाइट है तो मेन है फ्रंट एंड लोडर रियर डंपर या शॉवेल और रियर डंपर हमको लगाना है ना, 10 मीटर हाइट तक, ये याद रखना, ठीक है। 10 मीटर के हाइट तक आप शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन चला सकते हैं, फ्रंट एंड लोडर और डंपर का कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। अगर हाई कैपेसिटी एक्सकेवेशन है, ये मीडियम कैपेसिटी की बात थी, हाई कैपेसिटी एक्सकेवेशन है और रॉक हमारा सॉफ्ट है ना, हमारा जो माइंस है वो क्या है, हाई कैपेसिटी, और रॉक क्या है, सॉफ्ट है, तो वहां हम बकेट व्हील एक्सकेवेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बकेट व्हील एक्सकेवेटर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बेल्ट या रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। ठीक है, वहां डंपर वगैरह नहीं होता। तो अगर मीडियम कैपेसिटी में फ्रंट एंड लोडर रियर डंपर शॉवेल और रियर डंपर, लेकिन हाई कैपेसिटी एक्सकेवेशन है और रॉक अगर सॉफ्ट है, जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर से क्या होगा, आसानी से कट जाएगा, तो वहां अपन बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज करेंगे 0 से 10 में भी। ठीक है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए बहुत बड़ा हाइट बेंच नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, अब बोल रहा है 10 से 20 मीटर में, 10 से 20 मीटर अगर हाइट हो गया तो हाई कैपेसिटी
हेलो 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 हेलो, अब आ रहा होगा। ये क्या नौटंकी है यार, ये इनका बैटरी का। आया 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 आया। चलिए फिर रंगारंग कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाता है। और हम लोग कहाँ से नहीं आवाज आ रहा था ये बताइए। आया आया, परेशान कर दिया यार। असल में जानते हो कमेंट भी नहीं आ रहा था। कमेंट तो मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, सामने में ही कमेंट है, कमेंट भी नहीं आ रहा है। कॉल तो बार बार आ रहा है, मुझे लगा कोई होगा डिस्टर्ब कर रहा है। बेंच हाइट 10 मीटर, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, 0 से 10 वाला समझ में आ गया। बेंच हाइट 10 से 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर तक है, मतलब अच्छा खासा हो गया है ना। वहां तक पहुंचने के लिए आपको शॉवेल या तो बड़ा शॉवेल लगेगा, जैसे कि 42 क्यूबिक मीटर का जो शॉवेल होता है ना। तो हाई कैपेसिटी एक्सकवेशन के लिए शॉवेल आप यूज कर सकते हो। ये ओबी रिमूवल की ही बात हो रही है ना, अभी तक कोयले की बात नहीं हो रही है। तो शॉवेल यूज कर सकते हो, और 20 मीटर तक ड्रैग लाइन तो आसानी से पहुंच जाएगा, है ना। ड्रैग लाइन आसानी से पहुंच जाएगा। तो अगर 20 मीटर तक आप अगर अच्छा बड़ा शॉवेल लगा रहे हो तो शॉवेल यूज कर लीजिए, या ड्रैग लाइन तो है ही। और अगर सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक वाला अगर फॉर्मेशन है, तो आपको बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज करना है। ठीक है, क्योंकि उसका बूम देखिए कितना बड़ा होता है, 20 मीटर आसानी से वो रीच उसका हो जाएगा। ओके। और अगर 20 से 30 मीटर की बात करें, है ना, 20 से 30 मीटर, तो यहाँ आपका शॉवेल फेल हो जाता है। 20 मीटर से ज़्यादा हाइट हुआ, अब यहाँ आपका शॉवेल फेल हो गया। यहाँ सिर्फ ड्रैगलाइन यूज होगा किसी भी रॉक फॉर्मेशन में, मतलब अगर हार्ड रॉक है तो उससे ब्लास्टिंग करेंगे और ड्रैगलाइन उसे उठा के फेंक देगा। और अगर सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है तो क्या यूज कर सकते हो आप, 30 मीटर तक बकेट व्हील एक्सकवेटर। और यदि बेंच का हाइट 30 मीटर से भी ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैगलाइन यूज़ करना है। ठीक है, ड्रैगलाइन क्योंकि 96 मीटर लगभग बूम का बूम का लेंथ कितना होता है, 96 मीटर। ठीक है, 96 मीटर, मतलब उसका रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 30 मीटर से भी ज़्यादा उसका रीच हो गया। तो ये ड्रैगलाइन क्या हो गया आपका, 30 मीटर से ज़्यादा में ड्रैगलाइन यूज़ करना है। तो क्लियर हुआ। ओबी के केस में 0 से 10 मीटर में फ्रंट एंड लोडर प्लस रियर डंपर, और या तो शॉवेल, है ना, शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन या फ्रंट एंड लोडर डंपर कॉम्बिनेशन। और सॉफ्ट रॉक है तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर यहीं से यूज। बकेट व्हील एक्सकेवेटर देखिए थिन सीम में भी, मतलब ज़्यादा बेंच का हाइट नहीं है तो भी आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज हो सकता है। 10 से 20 में भी यूज हो सकता है, 30 तक बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज हो रहा है, लेकिन 30 से ज़्यादा में सिर्फ ड्रैग लाइन यूज हो रहा है। ठीक है, 20 मीटर तक शॉवेल यूज कर सकते हैं। शॉवेल जो अपने 42 क्यूबिक मीटर के बड़े शॉवेल आ गए हैं, वहाँ 20 मीटर तक उसका लिमिट है। लेकिन 20 मीटर के बाद आपका शॉवेल फेल हो जाता है, फिर आपको ड्रैग लाइन और बकेट व्हील एक्सकवेटर ही यूज करना है। ठीक है, वो तो था आपका ओबी का। उसके बाद कोल आता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाता है, कोल। कोल में अगर 0 से 2 ही मीटर है, ठीक है, 0 से 2 मीटर आपका बेंच का हाइट है, 0 से 2 मीटर, तो आपको स्क्रैपर यूज कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड लोडर और रियर डंपर कॉम्बिनेशन। लोडर आपने देखा अभी, है ना, फ्रंट एंड लोडर और डंपर कॉम्बिनेशन। अगर बेंच हाइट कम है, बहुत कम हाइट है, तो वहाँ शॉवेल लगाना भी क्या है, सही नहीं है, क्योंकि शॉवेल बड़ी मशीन है। अब 2 मीटर का बेंच हाइट है और आप शॉवेल लगा दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो आप जो उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, है ना। अब बकेट व्हील सॉरी फ्रंट एंड है, वहां जाएगा उठाएगा, 2 मीटर वाला भी उठा करके डंपर में फेंक देगा। तो अगर कम हाइट का कोयले का बेंच है, तो वहां या तो स्क्रैपर यूज कर लो। स्क्रैपर का वीडियो हमने देख लिया कि वहां वो जाएगा, बॉल में पूरा मटेरियल को ले लेगा, फिर जहां डंपिंग करना है वहां जाके फैला देगा। और या तो फ्रंट एंड लोडर, मतलब ये समझ में आया कि बेंच का हाइट अगर कम होता है 2 मीटर तक, वहां शॉवेल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर कंडीशन अच्छा है, स्ट्राटा मतलब ऐसा है कि वहाँ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है, तो आप सबसे अच्छा है कंटिन्यूस माइनर यूज करिए। कंटिन्यूस माइनर सिर्फ और सिर्फ कोयले के लिए होता है।
कोयला या ओर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेंच हाइट कम में शॉवेल यूज नहीं हो रहा है। अब